अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इट्स योर ओ लेवल मैथ्स कोर्स कोड इज 4024 इट्स पेपर 2 ऑफ योर स्पेसिमेन पेपर बी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 0.35। सबसे पहला काम, मैं 0.35 को कन्वर्ट करूंगा इसके फ्रैक्शन में, दैट लीड्स टू 35 डिवाइडेड बाय 100। इसका अगर रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो यू नीड टू फ्लिप द फ्रैक्शन। इट इज 100 ओवर 35। सिंप्लीफाई करते हैं 5 से, 5 20s are 100 and 5 7s are 35। So the answer is 20 divided by 7। पहले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट 4 स्क्वायर माइनस 1.9 डिवाइडेड बाय 3.2 माइनस 2.6। क्योंकि हमारे पास ये पेपर 2 है, कैलकुलेटर अलाउ है, तो हम इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 माइनस 2.6 इट विल बी 0.7, और अब इसको डिवाइड कर देंगे हम। सो 16 माइनस 1.9 डिवाइडेड बाय 0.6 टू 23.5। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट वन, a pie chart shows information about visitors to a museum on one day, complete the table। ओके, तो आपके पास एडल्ट्स का एंगल आ गया 162, स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 72, चिल्ड्रन का अगर आपको एंगल निकालना होगा तो आप इन दोनों को एड अप करोगे एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने ऐड किया पहले 162 प्लस 72, और जो भी इसका आंसर आएगा उसको हमने माइनस किया 360 में से। सो 360 माइनस 162 माइनस 72 एंड इट इज 126। तो ये हमारे पास एंगल आ गया 126, और इसकी वर्किंग को मैं इसके साथ ही पेश कर दिया। ठीक है, अब आपको निकालने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके भाई, ये पूरा सवाल होगा हमारा डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ। कैसे? ठीक है, हमारे पास दो चीजें, एक हमारे पास है विजिटर्स और एक हमारे पास है एंगल। ठीक है, अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स के जो विजिटर्स हैं हमारे पास वो है 108, और जो एडल्ट का एंगल है हमारे पास दैट इज 162। स्टूडेंट्स का एंगल हमारे पास 72 है, और कितने स्टूडेंट है हमारे पास ये हमें मालूम करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसको। सो 108 मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइडेड बाय 162 इक्वल टू एस। सिंप्लीफाई करते हैं। सो 108 times 72 divided by 162 that is equals to 48। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आ गए? ये आ गए हमारे पास 48। सेम यही काम करते हैं हम लोग चिल्ड्रन के लिए। तो हमारे पास एडल्ट्स का एंगल क्या है? 108, एडल्ट्स 162, चिल्ड्रन का एंगल हमारे पास आया 126, और चिल्ड्रन कितने हमारे पास ये हमें नहीं मालूम। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 108 टाइम्स 126 डिवाइडेड बाय 162 इक्वल टू सी। सो 108 टाइम्स 126 डिवाइडेड बाय 162 दैट इज इक्वल्स टू 84। ये आपके तीनों आंसर्स आ गए। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। Naveen and Easter share some money in the ratio of 5:7। Find Naveen share as a percentage of the total money। Okay, अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों का टोटल शेयर क्या होगा, तो टोटल शेयर का मतलब ये हुआ कि आपने इन दोनों को ऐड करना है। ये आ गया हमारे पास 12। हमको फाइंड करना है किसका शेयर? हमें नवीन का शेयर फाइंड करना है। ठीक है, नवीन का शेयर कितना है? हमारे पास 5 है। टोटल शेयर कितना है? हमारे पास 12 है, और परसेंटेज में लाने के लिए आपने इसको करना है मल्टीप्लाई बाय 100। ये सिंपल क्या आ गया हमारे पास? 500 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल्स टू 1.67। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, फाइंड ईस्टर शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ नवीन शेयर। अब ईस्टर का शेयर आपने फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ नवीन शेयर। तो ईस्टर का कितना कंट्रीब्यूशन था? 7 था। नवीन का कितना था? 5 था। टाइम्स कर देंगे इसको आप 100। सिंप्लीफाई किया, 5 1 जार, 5 20 जार एंड 7 20 जार 140। तो ये आ जाएगा आपका 140%। ठीक है, नेक्स्ट वन, नवीन शेयर इज 160, वर्कआउट ईस्टर शेयर। ओके, नवीन का और इसका रेशियो क्या था? नवीन और ईस्टर आपको रेशियो दिया हुआ है इसका, दैट इज 5:7। ये आ गया 5, ये आ गया 7। नवीन का शेयर कितना है? 160, और इसका आपको फाइंड करना है। सिंपली आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो ये हमारे पास आएगा 5x इक्वल टू 7 टाइम 160। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 7 टाइम
160 डिवाइडेड बाय 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 7 इंटू 160 एंड डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 224। तो इसका अमाउंट आ जाएगा आपके पास $224। ठीक है, नेक्स्ट वन सॉल्व। करके सिंप्लीफाई करते हैं, 5 3 जार 50 माइनस 5 2 जार 10x इक्वल्स टू 17। 15 minus 17 equals to 10x। 15 minus 7 minus 2 equals to 10x। 10 आगे डिवाइड कर देंगे आप, so you will get -1/5 equals to x। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, diagram shows a trapezium ABEF joined to a square BCDE। ABC is a straight line and AB is 7। AF ratio FB is given, that is 3 ratio to AF ratio B, sorry। ठीक है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 32। तो मेरे पास इसका एरिया आ चुका है, इट इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। मुझे इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। ओके, सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे कुछ साइड्स लिख रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये जो लेंथ है ना, दैट इज फ्रॉम ए टू एफ, इसको मैं कह रहा हूँ ए। ठीक है, जो मेरे पास लेंथ है फ्रॉम बी टू ई, इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास है बी। अब ये सब क्यों लिखा? सबसे पहला काम मैं लिखूंगा एरिया का फॉर्मूला। एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, एंड हाइट इज 7 एज गिवन इन द क्वेश्चन। ये आगे मेरे पास है। अब मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है कि मुझे ए और बी निकालना है। चले जी, ये काम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्किंग बी से। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है। एरिया आपको दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 32। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? लेंथ स्क्वायर, और यहाँ पर हमने लेंथ दी है बी, क्योंकि अगर ये साइड बी है तो ये तमाम साइड बी होंगी, क्योंकि दी ऑल आर इक्वल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 32 एंड बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 32। सही है। अब रूट 32 क्या होता है हमारे पास? 16 2 32 होता है। ठीक है, अब क्योंकि सेट सॉल्व करना आपको आना चाहिए, तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/√2, दैट इज बेसिकली बी। ये आ गया बी। अब उसने आपको रेशो दिया हुआ है ए एफ, और बीई का रेशो उसने आपको दिया था 3:2, ताकि आप ए एफ निकाल सकें। अब आते हैं भाई हम लोग ए एफ की ओर। ए एफ, ठीक है, ए एफ को हम बोल रहे हैं यहाँ पर ए। हमने यहाँ पर अपने डायग्राम में ए एफ को ए बोला हुआ है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या है? ए एफ रेशो बीई। ए एफ रेशो बीई इक्वल्स टू 3:2, और ए एफ को हमने नाम दिया हुआ है ए। सो ए ओवर बी इज इक्वल्स टू 3/2। ए हो जाएगा हमारे पास 3b/2। ये हमारे पास आ जाएगा एक आंसर, और बी की वैल्यू मुझे यहाँ पर मालूम है। ठीक है, अब आते हैं अपने एक्सप्रेशन पर। ए इज इक्वल्स टू 1/2। ए क्या है हमारे पास? आया 3b/2। बी की जगह मैंने बी लिखा, और एच की जगह आ जाएगा मेरे पास 7। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1/2, एलसीएम ले लिया, यहाँ पर आ गया 3b प्लस 2b टाइम्स 7। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 3b प्लस 2b 5b, 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई बाय 7। अब मैंने यहाँ पर सिंपल अपने पास b की वैल्यू को पुट करना है, और b कितना आया था मेरे पास? 4/2 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 7। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 35/√2। हमारे पास 49.49। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन काम था कि आपने इन दोनों लेंस को निकाला, और सिंपल फॉर्मूले में आपने पुट कर दिया इसको। नेक्स्ट वन, टेबल shows the relative frequency of a bus arriving at Milltown early and arriving at Milltown on time। Complete the table। तो आपको लेट निकालना है, तो आप क्या करोगे? 0.1 प्लस 0.55, इन दोनों को ऐड करके आप माइनस करेंगे 1 से। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 0.65, एंड 1 माइनस 0.65 इज इक्वल्स टू 0.35। तो पहले का आंसर आ गया आपके पास 0.35। ठीक है, क्योंकि आपके पास टोटल जो आर एफ होती है, दैट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, 1 के बराबर होती है। ड्यूरिंग 1 वीक 200 buses arrive at Milltown। Complete the number of buses expected to arrive early। ओके, अराइव अर्ली की हमारे पास क्या आर एफ दी हुई है आपको? 0.1। कितनी बसेस आ रही हैं? 200 आ रही हैं।
तो आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने 200 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 के साथ। तो ये आ रहेगा 200 मल्टीप्लाई बाय 1/10, दैट विल बी 20। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। चलिए जी, रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सागोन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पर साइड्स हो गई 6, आपको निकालना है उसका एक्सटीरियर एंगल, पहले आप निकालेंगे इसका इंटीरियर एंगल। तो हेक्सागोन का अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो वर्किंग फॉर्मूला आएगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n। ये आपका वर्किंग फॉर्मूला आ गया एक एंगल निकालने का। n क्या है, 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6। 6 - 2 क्या होता है, 4। 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6। 6 1 जार, 6 30 जार, 34 जार, 120। 120 आपका आ रहा है इंटीरियर एंगल। ठीक है, हमारे पास एक वर्किंग फॉर्मूला होता है कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब आपने सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। एक्सटीरियर आपको निकालना है और इंटीरियर आप निकाल चुके हो 120। यहाँ से आपने निकाल लिया अपना एक्सटीरियर एंगल जो कि बराबर आ जाएगा 60। ये इसका आंसर आ गया 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट वन, diagram shows part of a regular hexagon and part of a regular polygon. A regular hexagon and the regular polygon are joined by a common side. Calculate the number of sides of a regular polygon. आपको जिसकी साइड्स फाइंड करनी है ना वो ये वाला पॉलीगॉन है, ये हमें नहीं पता। बट हमको ये मालूम है कि हेक्सागोन का एक इंटीरियर एंगल जो हमने ऊपर निकाला था दैट वाज 120। ठीक है, तो पहला काम हम ये कर सकते हैं कि हम इन दोनों की हेल्प से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। लेट्स कॉल दिस एंगल x। ठीक है, तो हमारे पास वर्किंग क्या होगी, पहला स्टेप हमारा होगा x प्लस 100 प्लस 120 इक्वल्स टू 360। अब आप इन दोनों को ऐड करके 360 में से माइनस करें। 360 माइनस 220 दैट इज इक्वल्स टू 140। 140 मेरे पास जो एंगल आया ये आया इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर इंटीरियर 140 आ रहा है तो एक्सटीरियर क्या है, एक्सटीरियर निकालने के लिए आप अपने इंटीरियर को 180 में से माइनस करवाएंगे। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा इसका 40 डिग्री। ठीक है ना, ये आ गया एक्सटीरियर एंगल। अब क्या होगा, अब आएगा नंबर ऑफ साइड्स का वर्किंग फॉर्मूला। नंबर ऑफ साइड जब भी निकालनी हो उसका वर्किंग फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आपने एंगल तो निकाल लिया, ये आएगा 360 डिवाइडेड बाय 40 एंड दैट इज इक्वल्स टू 9। इसका मतलब है कि जिस पॉलीगॉन की बात की जा रही है उसकी 9 साइड्स है। ये आपका आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द टॉपिक सेट्स। आपके पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर 12 तक सारे नंबर हैं। ए को उसने कहा हुआ है ऑड नंबर। अगर मैं इसमें से ऑड नंबर अलग करूं तो 1 3 5 7 9 11, क्या आ गया ऑड। बी के बारे में कहा है मल्टीपल ऑफ 3, दैट विल बी 3 6 9 एंड 12। ये आ गया मल्टीपल ऑफ 3। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो दोनों में आपको कॉमन नजर आ रहे हैं। तो इसमें नजर आया मुझे 3, 3 दोनों में आ रहा है, 9 दोनों में आ रहा है, बाकी नहीं है। तो पहले का तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3, 9। ये आ गए हमारे पास ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स। यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द सेट 2 4 8 10। ओके, अब 2 4 8 10 को आपने बताना है कि भाई ये कौन सा सेट है। अगर आप ऑब्जर्व करो 2 4 8 10 तो ना ही वो ए में है ना ही वो बी में है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने पास निकालो ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि आप इन दोनों सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं तो ये आएगा 1 3 5 6 7 9 11 एंड 12। ये आ गया मेरे पास ए यूनियन बी। अगर मैं इसको और इससे कंपेयर करूं तो इसके जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, तो मिसिंग एलिमेंट का मतलब हुआ कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने की बात कर रहा है। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, हमारे पास जो जो मिसिंग एलिमेंट है दैट इज 2 4 8 10, जो कि यही सेट था। इसका आंसर है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। राइट 0.0473 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि डेसिमल शुड बी प्लेस आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो। तो पहला नॉन जीरो नंबर तो मेरे पास 4 है, तो डेसिमल को जम करवा के आगे लेके जाएंगे 1 2, 2 नंबर जम किया तो 4.73
इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि आगे गया तो पावर में आएगा -2। ये आपका आंसर आ गया। द नंबर्स इन द कैलकुलेशन आर रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। अब वो ये कह रहा है कि भाई आपने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर ये आ रहा है, तो बताओ भाई सी और डी क्या होगा। अभी देखते हैं भाई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, 2.7 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर डी इक्वल्स टू 2.25 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां रह के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिकली मैं इनकी आपस में जगह स्वैप कर लेता हूँ। ये ऐसे लिखा जाएगा। अब इससे मेरा काम काफी आसान हो गया। ठीक है, पहले हम बात करते हैं डी की। भाई ये पावर -4 है, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये +4 हो जाएगा। तो पहले डी का आंसर निकाल लेता हूँ। ये लिखा हुआ है 10, 4 ऊपर जाके हो जाएगा +4, तो ये तो आ जाएगा 10 की पावर 8। तो डी का आंसर आ गया मेरे पास 8। अब आते हैं नंबर के ऊपर। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने 2.7 को डिवाइड करना है 2.25 से, क्योंकि हमारे पास ये पेपर 2 है, हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 2.7 डिवाइडेड बाई 2.25 दैट इज इक्वल्स टू 1.2। तो हमारे पास सी का आंसर आ गया 1.2, इसका आंसर 1.2 आ गया, और डी का आंसर हमारे पास आ गया 8। नेक्स्ट वन, टीना तालिया इन्वेस्ट $1,500 इन अ सेविंग अकाउंट फॉर 4 years। द अकाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर कीवर्ड है हमारे पास, सिंपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एट द रेट ऑफ दिस कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट शी रिसीव्स एट द एंड ऑफ 4 years। निकालने भी क्या कह रहा है आपको, सिर्फ आपको इंटरेस्ट निकालने को कह रहा है, अमाउंट निकालने को नहीं कह रहा है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इंटरेस्ट बराबर होता है हमारे पास P/T/100। जब आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो सबसे पहले आप फोकस करना अपने यूनिट के ऊपर। देखिए यहाँ पे टाइम भी ईयर में है और रेट भी ईयर में चल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या आपके पास, प्रिंसिपल आ गया 1500 इंटू रेट क्या आ रहा है आपके पास, 6 × 12, 12 + 1 13, 13/6 का आ गया रेट मेरे पास। टाइम कितना है मेरे पास, टाइम आ रहा है मेरे पास 4 years का, एंड डिवाइड बाय 100। जीरो एंड जीरो कैंसिल कर दिए मैंने, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, इक्वल्स टू 130। टोटल जो इंटरेस्ट है ना आपका, ये 130 है। यहाँ पे टोटल का वर्ड यूज किया कंफ्यूज करने के लिए, ताकि बच्चा अमाउंट निकाले, बट यहाँ अमाउंट की बात नहीं कर रहा, साफ साफ लिखा हुआ है इंटरेस्ट निकालना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किरण ऑल्सो इन्वेस्ट 1500 इन सेविंग अकाउंट, द अकाउंट पे कंपाउंड रेट। अब देखिए यहाँ पर आपका कंपाउंड की बात कर रहा है। ठीक है, एट द रेट ऑफ R% पर ईयर एट द एंड ऑफ 5 years द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट का मतलब ये आ गई आपकी अमाउंट, अमाउंट देगी। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। सबसे पहले आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, दैट इज इक्वल्स टू अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। वैल्यू पुट करते हैं। now what is the amount we have, amount is 1825, principal is 1500, bracket 1 plus r is unknown divided by 100 and n is 5। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भैया, सबसे पहली बात 1500 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1825 डिवाइडेड बाय 1500। इसको मैं सेपरेटली करता हूँ ताकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट इनके आंसर्स लिख दूँ। सो 1825 divided by 1500, it is equals to 1.216। ठीक है, 1.2167 आंसर आ गया। इसको मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 5। अब मुझे इस पावर 5 को खत्म करना है। इस पावर 5 को खत्म करने के लिए मैं दोनों साइड पर पावर 1/5 अप्लाई करूंगा। ठीक है, यहाँ भी 1/5 और यहाँ भी 1/5। इसका फायदा क्या हुआ, ये इससे हो गया कैंसिल, यहाँ पर आ गया 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पर हम पावर लेंगे लेफ्ट साइड पर, तो 1/5 होता है 0.2, तो इसकी पावर 0.2 क्या आंसर आया 1.04। ये आ गया 1.04। ठीक है, अब ये 1 वहां जाकर माइनस हो जाएगा। जब आपने जाके 1 माइनस किया तो ये बचेगा खाली 0.04 इक्वल्स टू R/100, और R जाकर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू 4%। ये बनेगा आपका आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई 5x² - 7x + 6x - x²। बहुत सिंपल सवाल।
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सॉल्व करें। 5 - x² 4x², -7 + 6 -x। ठीक है बेटा, इसको चाहे तो आप यहाँ तक छोड़ दें, चाहे तो आप इसमें से कॉमन निकाल लें, तो दोनों ही आंसर आपके एक्सेप्टेबल होंगे। नेक्स्ट वन, इसका आंसर लिखता हूँ यहाँ पर x साइन 4x - 1। आप कोई भी आंसर लिखें, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है इसके। ठीक है, नेक्स्ट वन, 4x डिवाइडेड बाय 3y, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 9y/2a। अब सिंप्लीफाई करें, y से y कैंसिल हो गया, 2 1s are 2 2s are, that leads to 3 1s are 3 3s are। ठीक है, बनेगा आपका 2 3s are 6x डिवाइडेड बाय a। ये आपका आंसर है। ठीक है, काफी आसान सवाल था, 2 मार्क्स के लिए मिले। नेक्स्ट वन, इन जून फ्यूल फॉर अ बस कॉस्ट $0.32 per kilometer। In June, a bus traveled 1800 kilometers. Calculate the total cost of the fuel in June। बहुत सिंपल सा सवाल है भाई। देखें, $0.32 होगा 1 किलोमीटर। इसको ऐसे लिखते हैं भाई, किलोमीटर और डॉलर। अगर 1 किलोमीटर होगा तो प्राइस है $0.32। बस ने ट्रेवल किया 1800, बताएं भाई क्या प्राइस होगी। आपने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 1800 टाइम्स 0.32। सिंप्लीफाई करें इसको, 1800 टाइम्स 0.32, दैट इज इक्वल्स टू 576। तो इस पार्ट का आपका आंसर आ गया $576। In July, fuel for the bus was 7.5% more per kilometer than in June। यहाँ पर हुआ हमारा इंक्रीज, ये हमारा इंक्रीज हो गया। In July, the bus travels 1850 kilometers। Calculate the difference in total cost of the fuel between June and July। Okay। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं। देखें, 0.32 जो था वो तो हमारा था रेगुलर प्राइस। ठीक है, अगर ये 7.5% ज्यादा होगा, पहले इसको समझें। देखिए, कोई भी चीज ओरिजिनल होती है अपने 100% पर, क्योंकि वो कह रहा है 7.5 ज्यादा हुआ तो हम इसमें ऐड करेंगे 7.5% को। ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 107.5%। ठीक है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं फ्रैक्शन में तो 1.075 हो जाएगा। ये उसकी हो गई न्यू प्राइस, जो कि इंक्रीज के बाद हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, कितना कवर किया, 1850 कवर किया। अब वही काम करेंगे कि भाई अगर 1 किलोमीटर था तो प्राइस थी हमारे पास 1.075। प्राइस तो निकाली नहीं अभी तक, मैंने तो खाली परसेंटेज निकाला। अब मेरे पास ये हो गया परसेंटेज इंक्रीज। मेरी प्राइस क्या थी, 0.32। 0.32 को इंक्रीज किया मैंने 7.5% से, तो अब मेरी न्यू प्राइस आएगी यहाँ पर। सो 0.32 टाइम्स 1.075, तो द न्यू प्राइस इज 0.344। ये न्यू प्राइस आ गई। ठीक है, दैट इज द न्यू प्राइस। अब हमारे पास 1 किलोमीटर की प्राइस है 0.344। बस ने ट्रेवल किया 1850, तो बताओ भाई कितनी प्राइस होगी। आपने किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया आपने 1850 के साथ, यू गॉट 636.4। ये आ गई आपकी न्यू प्राइस, जो कि उसने जुलाई में कवर किया। जून में कितना कवर किया था, 576। अब आपको चाहिए डिफरेंस, तो अब आप दोनों को माइनस करेंगे। 636.4 जुलाई वाली, 576 जून वाली, सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 60.4। ये आ गया आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है जून और जुलाई का प्राइस इंक्रीज होने के बाद। ये आंसर है। नेक्स्ट वन, on a map the distance between two cities is 7.3 centimeter। The actual distance between the two cities is 365 kilometers। Okay, the scale of this map is 1:n। Find the value of n। ये कह रहा है बेटा कि मैप में आपके पास जो डिस्टेंस था वो था 7.3 सेंटीमीटर, जबकि एक्चुअल में वो था 365 किलोमीटर। अब इसको लिखिए कैसे, हम लिखेंगे 7.3 सेंटीमीटर रेशो 365 किलोमीटर। जब आपके क्वेश्चन ये 1:n वाले होते हैं ना, इसका पहला स्टेप याद रखें कि
कि दोनों साइड पर यूनिट को सेम करना है आपको। तो 7.3 तो ऐसे ही रखा मैंने। अब मैं किलोमीटर को कन्वर्ट कर रहा हूँ सेंटीमीटर में। 365 पहले किलोमीटर जाएगा मीटर्स में, ठीक है, ये हो गया मीटर में। फिर मीटर जाएगा सेंटीमीटर में, ये हो गया सेंटीमीटर में। तो ये मैंने किया किलोमीटर से मीटर एंड देन मीटर टू सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया 7.3 रेशो 365, 1 2 3 4 5। हमें चाहिए 1:n, तो दोनों को डिवाइड करेंगे 7.3 के साथ। ये तो आ गया 1। अब इसको डिवाइड करते हैं हम। 365, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 7.3, दैट इज इक्वल्स टू 5 1 2 3 4 5 6। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। दैट इज द वैल्यू फॉर n, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर है। नेक्स्ट वन, diagram shows the point of town A, B and C. The two towns are joined together by straight roads. The bearing of B from A from B is 70. A from B का मतलब ये हो गया कि आपको ये वाला एंगल मिल गया, दैट इज 70 डिग्री। फाइंड द बेरिंग ऑफ B फ्रॉम A। सबसे पहली बात आप ये देखो कि आपके पास फ्रॉम के बाद A लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब नॉर्थ हमारे पास A पर होना चाहिए। A पर फिलवक्त कोई नॉर्थ नजर आ तो रहा है लेकिन पूरा नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ये मेरा A का नॉर्थ कंप्लीट हो रहा है, ये बन गया। अब हम हाईलाइट करेंगे यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये एंगल 70 होगा तो ये एंगल भी 70 होगा। क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट है। ये एंगल आ गया 70, ठीक है। आपको बेरिंग चाहिए, आप यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल कवर करते हो, ये होता है हमारा 180। तो 180 से हमें आगे जाना है कितना, 70। तो हमारे पास जो इसकी बेरिंग होगी दैट इज 180 प्लस 70, जो कि बराबर होता है हमारे पास 250। ये आपका आंसर आ गया 250 डिग्री, ठीक है। द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए इज 195। सी फ्रॉम ए, सबसे पहले तो बेरिंग मार्क करते हैं। सी फ्रॉम ए का मतलब हुआ यहां से लेके और यहां तक की जो बेरिंग है इट इज 195, सी फ्रॉम ए। एंड एंगल बी सी ए इज 113। बी सी ए इज 113, ये एंगल आपको दे दिया 113, ठीक है। फाइंड द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। सी फ्रॉम बी का मतलब क्या हुआ कि आपको जो एंगल निकालना है वो एंगल आपको ये निकालना है, दैट इज द अननोन एंगल थीटा। फाइंड द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, ठीक है बेटा। अब हमारे पास यहाँ पर एंगल दिया और हमको यहाँ पर बेरिंग दी, ठीक है। अगर मुझे ये थीटा चाहिए तो मुझे किसी तरह ये एंगल मिल जाए, इस एंगल को मैं 70 में ऐड कर लूंगा तो मेरे पास थीटा आ जाएगा। तो अब अल्टीमेट टारगेट हमारा हो गया कि हमें किसी भी तरह से ये एंगल फाइंड करना है जिसको मैंने ए का नाम दिया, ठीक है। अब ए फाइंड करने के लिए ये वाला एंगल तो है 113, किसी भी तरह से मुझे ये एंगल चाहिए अंदर वाला। अगर आपको ये अंदर वाला जो 70 नहीं है, 70 तो पूरा है ना, मैं कह रहा हूँ मुझे सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए। ये एंगल मिल गया, ये एंगल है मेरे पास, दोनों को ऐड किया 180 माइनस किया तो ये एंगल आ जाएगा। तो ये हमारा एक वर्किंग मेथड हुआ कि हमें करना क्या। अब हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होगा कि किसी भी तरह ये एंगल चाहिए। अभी निकालते हैं, देखिए बेटा, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये एंगल क्या होता है, ये होता है 180। तो अगर मैं 195 में से माइनस करूँ 180, दैट इज इक्वल टू 15। 15 एंगल कौन सा आएगा, 15 एंगल हमारे पास आएगा ये वाला, दैट इज 15, ठीक है ना। ये मैंने इसकी वर्किंग करी है। 15 आया कैसे हमारे पास, 15 आ गया। अब ये पूरा एंगल था 70, 70 में से अगर मैं 15 को माइनस करूं तो अंदर का एंगल आ जाएगा। तो यहां से हमने निकाला ये वाला एंगल, ठीक है। मैं लिख भी रहा हूँ उसकी वर्किंग कि हमने 70 में से 15 माइनस किया, दैट गिव्स यू 55, ठीक है बेटा। अब ये 55 भी आ गया, 113 भी आ गया। अब आते हैं ए के ऊपर। तो ए की वर्किंग क्या होगी हमारे पास, a plus 113 plus 55 equals to 180। यहां से निकालते हैं इसको। सो 180 माइनस 55 माइनस 113 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो a का आंसर आ रहा है 12। तो अगर मैं 70 में इस a के आंसर 12 को ऐड कर लूँ, मेरे पास थीटा आ जाएगा।
तो थीटा इक्वल्स टू 70 प्लस 12 जो कि बराबर होता है हमारे पास 82। और क्योंकि बेरिंग निकालने तो जीरो लिखना मैंडेटरी है। अगर आपने यहाँ पे जीरो नहीं लिखा तो ये आपका मार्क्स जरूर कटेगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 082 डिग्री, ये आंसर है। नेक्स्ट वन, P is the point and Q is the point. Find the coordinates of the midpoint. सबसे पहले तो आपको मिड पॉइंट का वर्किंग फॉर्मूला अच्छी तरह पता होना चाहिए। वो होता है आपके पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया x1 y1, ये आ गया x2 एंड y2। वैल्यू पुट करते हैं। x1 की जगह 4, x2 की जगह -8 डिवाइडेड बाई 2, y1 की जगह 10, y2 की जगह 5 डिवाइडेड बाई 2। 4 minus 8, minus 4 upon 2, that will be minus 2. 10 plus 5, 15 upon 2। अब इसको मैंने 15 upon 2 छोड़ दिया, या फिर मैं इसको लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ डेसिमल, ठीक है। आंसर आ गया -2 एंड 7.5, दैट इज द मिड पॉइंट। Line L has the equation y equal to 6x minus 1. Find the equation of a line parallel to the line and pass to the point 0, 3। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन पहचाने पहले आप ना। ये कह रहा है पैरेलल टू द लाइन। पैरेलल का मतलब हमने क्या पढ़ा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि उनका ग्रेडियंट सेम होता है। ये आ गया पैरेलल। अब लाइन की इक्वेशन पर आते हैं। लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 6x माइनस 1। ग्रेडियंट कौन होता है? ग्रेडियंट वो होता है जो x के साथ लिखा हो। तो आपके पास ग्रेडियंट आ गया 6, ये पहला काम हो गया। अब लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी निकालने के लिए आपको और मुझे यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट दे दिया, दैट इज 0, 3। जब मेरे पास x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू जब मेरे पास 0 है, तो जो बचता है यही हमारा c होता है, जिसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो c आ गया मेरे पास 5, m मैं निकाल चुका हूँ, m इज 6, और x y की जगह x y ही रहेगा। और ये आपकी इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल्स टू 6x प्लस, और ये 3 है, मैंने 5 पता नहीं क्यों लिख दिया, y इक्वल टू 6x प्लस 3। तो आपका y इंटरसेप्ट, ये आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर है। राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एल। अब ग्रेडियंट के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? जो कि परपेंडिकुलर हो। यहाँ पर कीवर्ड है आपका परपेंडिकुलर। इट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल। क्या मतलब हुआ? अगर आपके पास पहले का ग्रेडियंट 6 आ रहा है, आपने इसको रेसिप्रोकल करना। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसके नीचे इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। इसको आप फ्लिप कर दो तो ये हो जाएगा 1/6। ये होता है हमारा रेसिप्रोकल। यहाँ साइन प्लस था तो ये हो जाएगा साइन माइनस। तो जो ग्रेडियंट इस पर परपेंडिकुलर होगा वो होगा -1/6। फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। पहले आप इसको सेपरेट लिखो। -1 लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस 2x एंड 4 माइनस 2x लेसर देन 8। पहले आप इसको ऐसे लिखो। अब सिंप्लीफाई करते हैं। कोशिश किया करें कि इसमें हमेशा x को आप पॉजिटिव करें। तो मैं इसको वहां शिफ्ट कर दूंगा, तो ये वहां जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2x लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, x लेस देन इक्वल्स टू 5/2। ये एक सॉल्व कर दिया। यही काम यहाँ करेंगे, -2x को वहां शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x एंड 4 माइनस 8 इज -4। तो x इज ग्रेटर देन -2। अब आपके पास क्या बना? पहले देखते हैं इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में, कि x हमारे पास -2 से बड़ा है लेकिन छोटा है 5/2। अच्छा, 5/2 का मतलब 2.5, ठीक है। -2 से बड़ी वैल्यू -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 2.5 से छोटा मतलब 2 इंक्लूड है। तो अगर ये कह रहा है फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ x, तो कीप इन माइंड कि आपको ये सारे आंसर देने हैं। कोई आंसर आपने मिस किया तो उसका मार्क कटेगा आपका, ठीक है। फाइनल आंसर आर -1, 0, 1, 2। ये ऐसा नहीं कि चॉइस है कि आपको चार में से 3 या 2 लिख दो, नहीं, आपको ये चारों लिखना है, कीप इन माइंड। ओके, आगे बढ़ते। फाइंड द 3 inequalities दैट डिफाइन द अनशेडेड रीजन। देखिए, अगर आपको इनइक्वलिटी चाहिए ना, इनइक्वलिटी चाहिए, तो कीप इन माइंड कि उससे पहले आपके पास इक्वेशंस होनी चाहिए। ये बात आप याद रखिएगा। और अगर ये बात आपको समझ नहीं आई तो मेरा एक कंटेंट है, इसमें लेक्चर है,
इनइक्वलिटीज को लाजमी लिखिएगा, आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो मेरे पास एक लाइन ये येलो वाली है जिसको मैंने येलो का कलर किया, ठीक है। एक लाइन को मैंने ये ग्रीन कर दिया और एक को मैं ये रेड कर रहा हूँ। ये तीन लाइन हमारे पास हैं जिसके रिस्पेक्ट से हमें इनइक्वलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं येलो वाली लाइन से। लेकिन येलो वाली लाइन आपकी स्ट्रेट है, इस पे ग्रेडियंट निकालने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ये लाइन कट कर रही है किसको, एक्स को कट कर रही है, किस पॉइंट पे कट कर रही है, -4 पे। तो इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगी, इस लाइन की लिख रहा हूं मैं। इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल्स टू -4। ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अभी हम सिर्फ इक्वेशन निकालते हैं, उसके बाद निकालेंगे हम इनइक्वलिटी, ठीक है। ये आ गई येलो लाइन। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन की बात करें, ग्रीन लाइन पे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट लेना है। कोई भी दो कोऑर्डिनेट, तो मुझे कोऑर्डिनेट नजर आ रहा है ये वाला, दैट इज -1, 0। एक पॉइंट आ गया -1, 0, और एक पॉइंट मुझे नजर आ रहा है ये वाला, दैट इज 0, 1। जब दो पॉइंट आपने ले लिए तो आप इन दो पॉइंट से पहले निकाल लो ग्रेडियंट। सो m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 के बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। अगर हम इस लाइन का y इंटरसेप्ट देखते हैं तो y इंटरसेप्ट इज 1। यहाँ पे लाइन ने कट किया y एक्सिस को, वही हमारे पास c की वैल्यू होती है। तो भाई ग्रेडियंट भी 1 आ गया, c भी 1 आ गया। तो जब ग्रेडियंट आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया, तो इक्वेशन भी आ जाएगी y इक्वल्स टू x प्लस 1। ये कौन सी लाइन की इक्वेशन आई है, कीप इन माइंड कीजिए, हमारे पास ग्रीन लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। इनइक्वलिटी बाद में बात करेंगे, अब आते हैं हम रेड वाले पे, ठीक है। रेड लाइन पर आते हैं। रेड लाइन पर पहले हम दो पॉइंट मार्क कर लेते हैं। एक पॉइंट नजर आ गया मुझे ये वाला, दैट इज 0, 2। अच्छा, आप कोई भी दो पॉइंट ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो पॉइंट ले रहा हूँ जो मुझे लेना ज्यादा आसान लगे, ठीक है। जैसे ये 0, 2 आ गया, और ये आ गया 4, 0। ये आ गया मेरे पास 4, 0। अब आपने इनका भी वही निकालना है ग्रेडियंट। तो m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इट इज -1/2। और अगर आप इस लाइन का देखो y इंटरसेप्ट, तो ये लाइन कहाँ कट कर रही है, y एक्सिस को 2 पे कट कर रही है। तो ये आ जाएगा इसका c की वैल्यू, c इज 2। लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल्स टू -1/2x प्लस 2। ये हमने तीनों लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी, ठीक है। इक्वेशन फाइंड करने के बाद अब आएगा इनइक्वलिटी का आंसर। देखिए, आपको इस लाइन से आर की तरफ जाना है, इसका मतलब है इस लाइन से मैंने राइट मूव करना है। जब मैं राइट मूव करूंगा तो एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, और ज्यादा का मतलब है ये साइन हो जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है। तो एक लाइन आ गई मेरे पास, एक्स इज इनइक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ये वाला हमने पार्ट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं रेड वाली पे। अगर आप रेड लाइन को देखो तो इस लाइन से अगर आपने आर पे जाना है तो नीचे जाना है, ठीक है। यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, नीचे। तो जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो y की वैल्यू आपकी रिड्यूस हो रही है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली, इसमें y के साथ आपका साइन आएगा लेस देन का, y लेस देन इक्वल्स टू -1/2x+2। ये आपके पास इसका आंसर आएगा। अब आते हैं लास्ट वाली पर, ग्रीन वाली पर। आपने इस लाइन से अगर जाना है आर की तरफ तो आप यहाँ से ऊपर मूव करोगे, तो इसका साइन आएगा ग्रेटर का। लेकिन चूंकि लाइन डॉटेड है, कीप इन माइंड लाइन डॉटेड है, तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। तो इसकी जो इक्वेशन आएगी हमारे पास, इनइक्वलिटी आएगी, दैट इज y ग्रेटर देन x प्लस 1। अब अगर आपने यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन ऐड कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19 फंक्शंस का टॉपिक है। g ऑफ -8, जो कुछ ब्रैकेट में होता है, कीप इन माइंड कि वो x की वैल्यू होती है, ठीक है। तो g के फंक्शन में जहां पर भी x है वहां पुट करेंगे -8। ये आ रहेगा 7 + 2 x की जगह -8। 7 - 16 दैट लीड्स टू -9। तो ये आंसर आ गया आपका -9, ठीक है। नेक्स्ट वन, g ऑफ f(5). अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पहले g ऑफ f निकालते हैं और फिर उसमें 5 पुट करते हैं। मैं कहता हूँ आसान काम करें। आसान काम क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर f(5). सिर्फ f(5) निकालते हैं बस। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। f(5) का आंसर क्या होगा, f के फंक्शन में जहां पर भी x होगा वहां 5 पुट करेंगे आप। तो 2 5 स्क्वायर -3 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 2 जार 50, -3 5 जार 15, 50 - 15 दैट लीड्स टू 35, ठीक है। आपका क्वेश्चन था g ऑफ f(5). आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली जो कि आ रही है 35। तो अब लिखा जाएगा g ऑफ 35। इसको कैसे निकालेंगे,
7 + 2 x की जगह 35, 35 × 2 = 70 + 7 77। तो यहाँ पर मैं कंपोजिट से बच जाऊंगा, इसलिए मैंने काम अपना सिंपल फंक्शन की तरह सॉल्व कर दिया। ठीक है, जी इनवर्स, जी ऑफ एक्स का फंक्शन क्या था हमारे पास, जी ऑफ एक्स हमारे पास था 7 + 2x। ठीक है, अब अगर आपको इनवर्स निकालना हो तो पहला स्टेप क्या होता है, इसकी जगह y आ जाएगा, और अब आपने बनाना है x को सब्जेक्ट, तो y-7 = 2x, ये हो जाएगा y-7 / 2 = x। अब जहां पर y है वहां पर आ जाएगा x, और जहां पर x है वहां पर आएगा g इनवर्स ऑफ x। तो आपका आंसर आ जाएगा x-7 / 2। ठीक है, आप भी इस चीज को अपनी हैबिट बनाएं कि तमाम आंसर्स को आप यहाँ पे जरूर लिखा करें एंड तक। ठीक है, आगे बढ़ो। फाइंड एफ ऑफ x-6। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के हमारे पास 2x² - 3x। एफ ऑफ एक्स है 2x² - 3x। अब बेटा देखिए, जब हमारे पास x था, जब हमारे पास x है तो यहाँ भी x आ रहा है। अगर हमारे पास f ऑफ x-6 होगा तो जहां पर भी x है वहां पर x-6 आ जाएगा। बस इतना सा काम था। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2। बेटा ये बनेगी आपकी आइडेंटिटी a² - 2ab प्लस b²। ठीक है, -3 × x 3x, माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, 2x² - 24x प्लस 72 - 3x प्लस 18। अरेंज करते हैं इसको, 2x² - 27x प्लस 72, 82 और 90, ये आपने इसको ऐड कर दिया। तो आपका आंसर अगर आप इस फॉर्म में लेकर आ गए तो आपके पास a की वैल्यू बनती है 2, b इज -27 एंड c इज 90। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, यूज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व f ऑफ x-6 = 0। अब आपके पास f ऑफ x क्या था, ये हमने लिखा भाई, तो ऊपर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये आ गया मेरे पास f ऑफ x। ठीक है, आपको कह रहा है f ऑफ x-6, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x² - 3x - 6, ये होगा f ऑफ x-6, और ये बराबर है 0। अब यहाँ पर बड़ा क्लियरली कह दिया आपको, यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब आपने यहाँ पर मिडिल टर्म अगर हो भी रही है तब भी नहीं करिएगा। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, फॉर्मूला सेज -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसको अरेंज करते हैं, इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -3² -4, a is what 2, c is what -6 divided by 2a, and a is what, a is 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8 6 जार 48 डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4। अब ये पूरा काम हमारे कैलकुलेटर में हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको अपन लोग, सो 48 प्लस 9 दैट इज 57। इसकी वर्किंग हमने इधर स्टार्ट कर, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 57 का रूट कितना आ रहा है, दैट इज 7.549 डिवाइडेड बाय 4। प्लस माइनस को डिवाइड करते हैं, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। ठीक है, ओके, अब एक बार इसको प्लस करते हैं, तो 3 प्लस किया तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 10.549, और 3 माइनस किया तो आ रहा है -4.549 डिवाइडेड बाय 4। एक आंसर आ जाएगा -1.137, और 10.549 डिवाइडेड बाय 4, दूसरा आंसर आ जाएगा 2.63। ये आपके दो आंसर्स आ रहे हैं, इसको हम लिख देंगे अपने पास, तो 2.637 है। ठीक है,
तो जो फाइनल आंसर आएगा वो राउंड ऑफ के साथ आएगा, 2.64 ये बनेगा, एंड -1.14 ये बनेगा आपका आंसर, ठीक है। तो आई रिकमेंड कि आप हमेशा 3 डेसिमल प्लेस तक वर्किंग करो अपनी, और फाइनल आंसर दो आप 2 डेसिमल प्लेस पे, हमेशा ऐसा काम किया करो। नेक्स्ट वन, इन दिस क्वेश्चन ऑल लेंथ्स आर गिवन इन मीटर्स। आपको क्या शो करना है, शो दैट एंगल सी ए डी। सी ए डी का मतलब क्या हुआ कि हमें फाइंड करने को कह रहा है ये एंगल थीटा, सी ए डी आपको निकालना है 86.2। ओके, यहाँ पर आपने अप्लाई करना होगा लॉ ऑफ कोसाइन का वर्किंग फॉर्मूला, जो कि आपके पास क्या बन जाएगा भाई, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 10 टाइम्स 18, ठीक है। ये आपने वैल्यू पुट करके दिखा दी। देखिए सवाल 4 मार्क का है, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप इसके फौरन बाद आंसर मत दीजिए, आप इसको सिंप्लीफाई करके दिखाइए एक बार। जैसे यहाँ पर हमने किया 10 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बना, न्यूमरेटर आ गया 24 डिवाइडेड बाय 20 multiplied by 18, that leads to 360 is equals to cos theta। अब आप निकालें थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस इनवर्स करेंगे इसका, सो 24 डिवाइडेड बाय 360 और उसका कॉस इनवर्स, दैट लीड्स टू 86.177, जो कि आपको शो करना था 86.2, ये बना आपका फाइनल आंसर, ठीक है। कैलकुलेट द ऑब्ट्यूज एंगल ए सी बी। अब ए सी बी का मतलब क्या हुआ, इस एंगल की बात की जा रही है, लेट्स से दिस एंगल इज 1, और इसका आपको निकालना है ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपके पास एंगल भी है और साइड भी है, इसका मतलब है पेयर कंप्लीट हो गया। अच्छा, पेयर का मतलब पेयर जहां कंप्लीट होता है वहां लॉ ऑफ साइन एक्टिव होता है। अगर आपको लॉ ऑफ साइन में प्रॉब्लम है तो इसका भी कंटेंट मेरे चैनल पर लाजमी देखें आप, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय साइन 27 इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय साइन 1। ये तो आपने लॉ ऑफ साइन अप्लाई किया। यहाँ भी आई ऑलवेज रिकमेंड डायरेक्ट आंसर मत दीजिए, आप सिंप्लीफाई किया करें, सवाल 3 मार्क का आता है। ये हो जाएगा 35 इंटू साइन 27 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो साइन 27 multiply by 35 and divided by 18, it is 0.8828, ये आंसर आया। और चूंकि हम y निकाल रहे हैं तो वहां जाके हो जाएगा साइन का इनवर्स, इसका साइन इनवर्स कर लेते हैं हम लोग का, ये आ जाएगा हमारे पास 61.977। देखिए ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि द क्वेश्चन सेज वी नीड टू फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज के लिए आप क्या करोगे, इसको 180 में से माइनस करोगे, ये साइन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब आपने इसको 180 में से माइनस किया तो यू गॉट 118.02, जीरो पर ही हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें अपने एंगल को 1 डेसिमल प्लेस पे रखना होता है। तो आंसर इज 118.0, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, a player runs directly from B to D in a time of 5.3 seconds, calculate the average speed of the player। ओके, एक प्लेयर भाग रहा है, कहाँ से कहाँ भाग रहा है, फ्रॉम बी टू डी। पहले हम देखते हैं भाई बी से लेके डी कहाँ है। एक प्लेयर जा रहा है बी से लेके डी, ऐसे भाग रहा है एक प्लेयर, ठीक है। और आपको चाहिए उसका, आपको उसकी स्पीड चाहिए, टाइम आपको दे दिया। अब यहाँ पे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के। आपको स्पीड चाहिए तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए टाइम तो उसने क्वेश्चन में हमें दे दिया, दैट इज 5.3 सेकेंड। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में अननोन है अब डी। अब डी निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप डी निकालने के लिए एक ट्राइंगल बनाओगे अपने पास डी ए बी, ऐसे। इस ट्राइंगल को मैं सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूं अपने पास, डी ए बी। ये ट्राइंगल आपके पास कुछ ऐसा बनेगा डी ए बी, ठीक है, डी ए बी। इसमें आपको क्या मालूम है, इसमें आपको डी से लेके ए की लेंथ मालूम है 10, इसमें आपको ए से लेके बी की लेंथ मालूम है, दैट इज 35। अब बचा हमारा एंगल ए। देखिए एंगल ए का हम ये वाला पार्ट तो निकाल चुके हैं, अब एंगल ए का ये वाला पार्ट निकालना है।
और इस पार्ट के लिए उसने हमसे ऑब्ट्यूज एंगल निकाला था। ठीक है, कैसे देखें, हमें ये मालूम है कि जो y का हमारा एंगल है दैट इज 118। ठीक है, 118 ये एंगल है, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ उसको, ये एंगल है हमारे पास 118। अब आपको ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये एंगल तो आप निकाल सकते हो। तो इस एंगल की वर्किंग को यहीं स्टार्ट कर रहे हैं, 118 प्लस 27, और इन दोनों को आपने 180 में से माइनस किया, 118 प्लस 27 एंड 180 माइनस आंसर, यू गॉट 34.9, 35 डिग्री आ रहा है हमारे पास एंगल, 35 प्लस 27 आंसर। वन वन एट 27 180 35 आ गया। ठीक है, तो बेटा ये एंगल आ गया हमारे पास 35, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा 35 प्लस थीटा, और थीटा कितना था 86.2, तो 35 प्लस 86.2 ये एंगल आ जाएगा, 35 प्लस 86.2 121.2। अब आपने इस एंगल के साथ काम करके क्या फाइंड करना है, आपने बी डी की लेंथ फाइंड करनी है बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। अब वर्किंग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 10 टाइम्स 35 टाइम कॉस 121.2। ठीक है ना, इसको भी सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट मत आंसर लिखा करें, 10 का स्क्वायर प्लस 35 का, सॉरी, 10 का स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 1325। ठीक है, कॉस 121.2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ रहा है मेरे पास माइनस 362.62, और यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस, तो 1325 माइनस माइनस प्लस, आंसर हो जाएगा, ये बना आपके पास 1687.62। ये आंसर आया एक्स स्क्वायर का, रूट ले लेंगे हम इसका, सो एक्स इज इक्वल्स टू 41.08। ये आपके पास आ गया डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड आपको मालूम, टाइम मालूम था आपके पास 5.3, एंड कीप इन माइंड कि हमारे पास डिस्टेंस है ना, इसका यूनिट क्या, मीटर्स यहाँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है भाई स्पीड, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस दैट इज 41.08 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है हमारे पास 5.3, डिवाइड कर लेते हैं 5.3 से, सो द स्पीड इज 7.75 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया स्पीड का 7.7। नेक्स्ट वन, f is inversely proportional to the cube of g। सबसे पहले तो भाई इसको लिखने का तरीका, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे f इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्यूब ऑफ g, ये पहले लिखा करें। ठीक है, फिर ये साइन हटेगा तो इसकी जगह आ जाएगा इक्वल टू k डिवाइडेड बाय जी क्यूब। अब आपको निकालना है k के लिए आपको f और g मालूम है, f कितना है आपके पास 0.5 इक्वल्स टू k, g का क्यूब दैट विल बी 27, तो 27 इंटू 0.5, सिंप्लीफाई कर लें इसको, दैट लीड्स टू 13.5, तो k का आंसर आ गया हमारे पास 13.5। जैसे ही k का आंसर आपके पास आए, आप फौरन अपने आंसर को यहाँ पर पुट कर दिया करें, फौरन, चाहे वो आपको बोले चाहे ना बोले, तो f इज इक्वल्स टू 13.5 डिवाइडेड बाय जी क्यूब। बेटा ये आपके पास आ गया पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, ये पहले पार्ट का आपका आंसर, 13.5 डिवाइडेड बाय जी क्यूब। नेक्स्ट वन, g is increased by 100%, find the percentage change in f। ओके बेटा, अगर आपका g 100% बढ़ रहा है, g अभी कितना है बेटा 3 है, अगर g 100% बढ़ जाएगा तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इट विल बी 6। f की एक और वैल्यू निकालेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे जो कि g की वैल्यू 3 पर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू 13.5 डिवाइडेड बाय g की जगह आ जाएगा हमारे पास 6, क्योंकि g की पहली वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 थी,
वो ये कह रहा है कि जी की वैल्यू आपकी 100% इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब है 3 का 100% क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.5 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब, दैट विल बी 216। ये आपने तो ये आंसर आ जाएगा 0.0625। ये हमारे पास एफ की सेकंड वैल्यू आ गई। तो एफ की पहली वैल्यू क्या है, एफ की पहली वैल्यू हमारे पास है 0.5, दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन। आपको निकालना है परसेंटेज चेंज। देखिए यहाँ पर आपको पहले पता होना चाहिए वर्किंग फार्मूला। आपको किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालना हो, परसेंटेज चेंज, तो आपके दिमाग में दो चीज आनी चाहिए। पहला डिफरेंस, दूसरा ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक डिफरेंस आया 0.0625 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू 0.5 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ गया हमारा वर्किंग फॉर्मूला। सिंप्लीफाई करते हैं, 0.0625 माइनस 0.5 divided by 0.5 and times 100. The answer is negative 87.5%। सही है। इससे ये बात हमारी क्लियर हो रही है कि भाई ये इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शन था। जी जितना बढ़ेगा एफ उतना कम हो जाएगा। अगर आपने जी की वैल्यू को डबल किया तो एफ कम हो जाएगा। तो आंसर इज -87.5। ठीक है, नेक्स्ट वन। The area of a triangle is 12 meter square. Correct to the nearest square meter. सबसे पहला काम चेक किया करें यूनिट्स को। ये मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ये भी स्क्वायर मीटर की बात कर रहे हैं। तो इस करेक्ट टू द नियरेस्ट स्क्वायर मीटर का मतलब क्या हुआ कि इसका स्केल फैक्टर होता है 1। तो आप निकालोगे 1/2, दैट विल बी 0.5। ठीक है। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल 5.7 मीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1। ये हो जाएगा k is 0.1 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 0.05। ठीक है। आपको निकालना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ओके बेटा, सबसे पहला काम आप फॉर्मूला लिखेंगे एरिया का। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 1/2 टाइम्स बेस इंटू हाइट। ठीक है। हमारा अननोन पैरामीटर कौन है भाई, अननोन है हमारे पास यहाँ पर हाइट। हम बनाते हैं हाइट को सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट। ठीक है, सॉरी ये लिख दिया मैंने, एच होता इज इक्वल्स टू हाइट। अब आप ये देखें कि आपको हाइट का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। अगर आपको हाइट स्मॉलेस्ट चाहिए तो आपके पास एरिया भी स्मॉलेस्ट होना चाहिए और ब्रेथ आपके पास लार्जेस्ट होनी चाहिए। रीजन, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना ही ये फ्रैक्शन छोटा होता रहेगा। मेरा एक लेक्चर है लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का, अगर आपको ये चीज कभी कंफ्यूज कर रही है कब किसका लार्जर आ रहा है कब किसका स्मॉलर आ रहा है, तो उसको आप लाजमी देखें। वहां पर मैंने बड़ी आसान ट्रिक बताई है आपको फ्रेंड और एनिमी करके, तो आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। तो अब एरिया का लोअर बाउंड, एरिया हमारे पास क्या था 12, लेकिन 12 का लोअर बाउंड क्या होगा, 12 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय ब्रेथ कितनी है हमारे पास 5.7, इसका अपर बाउंड क्या होगा, प्लस करेंगे 0.05। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। 12 minus 0.5, it's 11.5 divided by 5.7 plus 0.05, it's 5.75। अब इसको हम सिर्फ डिवाइड करने की देर बाकी है, 2 इंटू 11.5 divided by 5.75। So the answer for the smallest possible value height is 4। ठीक है, so height is equals to 4, that is the smallest possible height of the triangle। Next one, question number 23. Diagram shows the frustum of a cone. The frustum has a base radius 0.6 and a vertical height 0.8. The vertical height of the original cone is 1.44। Calculate the total surface area of the frustum। ओके बेटा, आपको इस फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। बट द फर्स्ट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू फेस हियर, यार मेरे पास इस वाले सर्कल का रेडियस नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास पहला मसला है। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखिए आपके पास यहाँ पर सिमिलर शेप्स बन रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक आपके पास ये कोन बन रही है जो डॉट लाइन से बना के दिया उसने, और एक आपके पास ये बड़ी कोन बन रही है। ठीक है, दो सिमिलर शेप्स हैं। अब आपको सिमिलर शेप का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रेशियो हमारा सेम होता है। जैसे अगर छोटी हाइट का रेडियस, छोटी कोन का रेडियस आर है, तो बड़ी कोन का रेडियस क्या है 0.6। अगर छोटी कोन की हाइट, अब देखें हाइट क्या है यहाँ पर, हाइट यहाँ बनी नहीं है, अभी आपको बनानी पड़ेगी।
हाइट होगी ये वाली बन, ठीक है। ये आप कैसे निकालोगे? ये आएगा 1.44 माइनस 0.48, ठीक है बेटा। सो 1.44 माइनस 0.48 सिंप्लीफाई किया, दैट इज इक्वल्स टू 0.96। तो अगर छोटी वाली कोन की हाइट 0.96 है तो बड़ी वाली कोन की हाइट 1.44 है। इसको आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई टू फाइंड द वैल्यू फॉर आर। 0.96 टाइम्स 0.6 डिवाइडेड बाय 1.44, आर हमें मिल जाएगा 0.4। ये हमारा पहला एक मुझे गोल था, टारगेट था, जो हमें मिल गया। सही है। अब क्या करना चाहिए हमें? अब हमारे पास अगर सरफेस एरिया चाहिए आपको, तो इसका भी एरिया आ जाएगा और इसका भी एरिया आ जाएगा। अब क्या बचा? अब बचा हमारे पास ये वाला एरिया, कर्व। हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे एरिया ऑफ द लार्जर माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया निकाल के इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो बड़ी कोण है, चलें जी, क्योंकि हमारा कोई सवाल ज़्यादा कंफ्यूज ना करे तो मैं इसको सेपरेट बना दूँ, ठीक है। ये हमारी बड़ी वाली कोण है। उस बड़ी वाली कोण की हाइट है मेरे पास 1.44 और उसका रेडियस है 0.6। हाइट इज 1.44 एंड रेडियस इज 0.6। हम इन दोनों को यूज करके इसकी स्लांट हाइट निकालेंगे, बिकॉज यू नो कि यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1.44 स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने इसको किया, इसको हमने रूट ले लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.56, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बड़ी कोण बनाई है, वैसी मेरे पास यहाँ छोटी कोण बन रही होगी, उसको भी बनाएंगे और उसको भी सेपरेट सॉल्व करेंगे। सेपरेट से फायदा ये होता है कि आपको चीजों को समझने में और उसको खुद इंप्लीमेंट करने में काफी आसानी होती है। ये इसकी हाइट और ये इसका रेडियस, ठीक है। हाइट कितनी थी इसकी? हमारे पास 0.96 की हाइट थी और रेडियस इसका आया था हमारे पास 0.4, ठीक है। ये इसकी स्लांट हाइट है। तो यहाँ पर इसका वर्किंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू 0.96 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर, 0.96 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर एंड देन रूट ऑफ इट। तो इसकी जो लेंथ आ रही है इट्स 1.04, ठीक है। जब आपके पास कोन की लेंथ आ गई तो आप निकाल सकते हो इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इसका आता है पाई आर एल। पाई रेडियस कितना है हमारे पास? 0.6, स्लांट हाइट आई 1.56। यही यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। कर्व सरफेस एरिया इज पाई, रेडियस 0.4 एंड स्लांट हाइट 1.04। 0.6 इंटू 1.56 ये आ रहा है 0.936 पाई। 0.4 इंटू 1.04 ये आ रहा है 0.416 पाई, ठीक है। हमको चाहिए सिर्फ जो एरिया हमसे मांगा गया है वो खाली इस पार्ट का मांगा गया है। तो मैं दोनों कर्व सरफेस एरिया को माइनस कर दूंगा, ठीक है। जब आपने दोनों को माइनस किया तो 0.936 पाई माइनस 0.416 पाई। यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता चलूं, आप पाई को हमेशा एंड पे सॉल्व किया करें तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। डेसिमल के हिसाब से बात कर रहे हैं। 0.936 माइनस 0.416 इंटू पाई 3.14। तो आपका आंसर आ गया इसका 1.6338। ये मेरे पास आ गया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ बताऊं डायग्राम में, तो ये वाला जो कर्व एरिया चल रहा है ना, ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे इसमें बेस का एरिया ऐड करना है, दोनों की बेस का। अभी ऐड करते हैं भाई। मैं थोड़ा सा इसको तरतीब बना दूं तो इसको। अब हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा भाई? 1.6338 प्लस एरिया आएगा दोनों सर्कल्स का, इसका भी एरिया आएगा और इसका भी एरिया आएगा। तो दोनों का एरिया हम निकाल के ऐड कर देंगे। तो छोटे वाले का एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। आर क्या है मेरे पास? 0.4, ये छोटे वाला था, प्लस पाई आर स्क्वायर 0.6 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 0.4 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर इंटू 3.142 प्लस
1.6338। तो इसको ऐड करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 3.2676, जो कि बराबर हो जाएगा 3.27। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है इस प्रश्न के कर्व सरफेस एरिया और बेसिस एरिया को ऐड करके, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। इतनी सारी वर्किंग की वजह से कि सवाल 6 मार्क्स का था आपका। ओके, तो यहाँ पर आपका आई थिंक पेपर कंप्लीट हो गया, सारे सवाल हमने कर लिए। कोई सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे, और इसका जो पीडीएफ होगा मैं इस पेपर के सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अटैच कर दूंगा, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।